अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम जो है कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 4 को, जो हमारा है एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन का, कि एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम के ज़रिए से हम किस तरीके से एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं, लेकिन सिर्फ यही काफ़ी नहीं है कि हम एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कर लें, बल्कि एक्सचेंज रेट को डिफरेंट चीज़ें जो है इफेक्ट करती हैं, जिसमें हमने एक फैक्टर को देखा था, लिक्विडिटी को, लास्ट टाइम। आज हमने क्या करना है, देखना है कि उसके अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करते हैं, और उसके अलावा हम जो है स्पेकुलेशन कैसे करते हैं कि आपके एक्सचेंज रेट के बेसिस पे आप जो है स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए उसको कैसे इस्तेमाल करते हो और उससे जो है प्रॉफिट्स कैसे गेन करते हो। तो प्रीवियसली जो हमने देखा था वो था एक्सचेंज रेट के जरिए से हम क्या कर रहे थे, रेट को डिटरमाइन कर रहे थे कि कौन सा रेट जो है ज्यादा सूटेबल होगा और कैसे डिसाइड होगा। तो उसके लिए हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए हमें जो है डिमांड और सप्लाई को देखना पड़ता है, कि जहां पे डिमांड और सप्लाई जो है मीट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। जैसे आपके जो है मार्केट में गुड्स की जो है डिमांड और सप्लाई को हम देखते हैं और उसी के बेसिस पे हम उसकी प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं। इसी तरीके से हमने कहा था कि करेंसी क्या है, बेसिकली वो भी आपके पास जो है जब मार्केट में आ गई, तो मार्केट में जब एक चीज आ जाती है तो उसकी कोई खास प्राइस होती है, और उसी प्राइस को हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे। तो आज जो है जब हम फैक्टर्स देखेंगे तो उसमें हमने कहा था कि बाकी जितने फैक्टर्स होंगे जो इफेक्ट करेंगे हमारे इक्विलिब्रियम को, वो हम कांस्टेंट रखेंगे, और हम सिंपली क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि कौन सी प्राइस जो है उसके लिए सूटेबल होगी। तो हमने डिसाइड किया था कि जो प्राइस हमारे पास सूटेबल थी वो थी $1.55। आज हम जब उसके अदर फैक्टर्स को देखेंगे तो उसकी बेसिस पे देखेंगे कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम जो है मूव करता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, और जो अप एंड डाउन आते हैं वो किस तरीके से होता है। तो ये हमारे पास जो है उसकी एक जो है इक्वेशन गिवन है, ठीक है, जिसके जरिए से हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन सी चीजें जो है एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करती हैं और इन्फ्लुएंस करती हैं। जिसमें पहली चीज हमने कहा हुआ है कि इन्फ्लेशन है। इक्वेशन को अगर हम देखें तो E इज इक्वल टू एफ फैक्टर्स, हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, चेंज इन इन्फ्लेशन, चेंज इन इंटरेस्ट रेट, चेंज इन जो है इनकम लेवल, चेंज इन गवर्नमेंट कंट्रोल्स, एंड चेंज इन एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सचेंज रेट्स। तो इनकी वजह से जो है हमारे पास हमारे एक्सचेंज रेट में फर्क आता है। जो हमारे पास अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट जो है इक्विलिब्रियम में आती है वो इन फैक्टर्स की बेसिस पे आती है। तो हमने आज क्या करना है कि वन बाय वन इन फैक्टर्स को एनालाइज करना है कि किस तरीके से ये जो है आपके एक्सचेंज रेट को मूव करती है, किस तरीके से आपकी जो एक्सचेंज रेट जो है अप एंड डाउन हो रहा होता है। तो पहली चीज आ जाती है रिलेटिव इन्फ्लेशन रेट्स, कि इन्फ्लेशन रेट की वजह से कौन सी चीजें आपकी जो है आपकी जो रेट है वो अप एंड डाउन हो रही होती है। तो कहता है कि चेंजेस इन इन्फ्लेशन रेट can affect international trade activity, which influences the demand for supply of currencies and therefore influences exchange rate। कि इन्फ्लेशन रेट की वजह से आपके मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में जो आपकी जितनी ट्रेड्स हो रही होती हैं वो डिटरमाइन करती हैं कि आपकी जो है करेंसी के लिए जो है डिमांड कितनी होगी, उसकी सप्लाई कितनी होगी, और उसी की बेसिस पे आपका जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट मूव करेगा। सो कहते हैं कि कंसीडर, एग्जांपल दी हुई है, कहते हैं कंसीडर हाउ द डिमांड एंड सप्लाई स्केड्यूल डिस्प्लेड इन एग्जिबिट 4.4 would be affected if the US inflation suddenly increases substantially while British inflation remained the same. Assume that both British and US firms sell goods that can serve as substitute for each other। कि वही प्रीवियस कहता है कि जो हमने डायग्राम देखी इक्विलिब्रियम की, उसी को लेते हुए जाते हैं। उसमें जो है हम देखते हैं कि चेंजेस जब आती हैं तो पहली चीज जो है इन्फ्लेशन की वजह से जब चेंज आता है तो क्या होता है। तो कहता है कि कंसिडर करें कि यूएस का इन्फ्लेशन रेट जो है वो एकदम से बढ़ जाता है, और ब्रिटिश का जो है क्या है, इन्फ्लेशन रेट मूव नहीं कर रहा, वो सेम है, उसी जगह पे रखा हुआ है। तो कहता है कि यूएस क्या कर रहा है और जो ब्रिटिश जो अपने प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो रहे हैं, ऐसे सब्सिट्यूट काम कर रहे हैं। जो चीज जो है यूएस बना रही है वो चीज जो है ब्रिटिश भी बना रही है। तो अब अगर जो है यूएस की इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और ब्रिटिश की इन्फ्लेशन जो है उसी जगह पे रुक जाती है, तो क्या हो जाएगा। कहता है कि the sudden jump in the US inflation should cause an increase in the US demand for British goods and therefore also cause an increase in the US demand for British pounds। कि जब यूएस के इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो यूएस की चीजें महंगी हो जाएंगी। जब यूएस की चीजें महंगी हो जाएंगी तो लोग क्या करेंगे, वो ब्रिटिश के गुड्स की तरफ जाएंगे और ब्रिटिश के गुड्स को परचेज करेंगे।
जिसकी वजह से ब्रिटिश पाउंड्स की भी जो है इंक्रीज बढ़ना शुरू हो जाएगी, उसकी डिमांड भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो कहता है कि इन एडिशन the jump of the jump in US inflation should reduce the British desire for US goods and therefore reduce the supply of pounds for sale. और इस वजह से क्या हो जाएगा कि जब आपकी जो है यूएस की चीजें महंगी हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा कि ब्रिटिश के लोग जो है यूएस की चीजें परचेज करना छोड़ देंगे। जब उसकी चीजें परचेज करना छोड़ देंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि आपकी जो है पाउंड्स मार्केट में आना कम हो जाएंगी, क्योंकि आप जो है पाउंड्स में जो है जब आप डॉलर्स के जरिए से परचेजिंग जो है डॉलर्स में परचेजिंग कर रहे थे और अपने पाउंड्स जो है मार्केट में दे रहे थे, अब वो रिड्यूस हो जाएंगे। सो कहते हैं कि these market reactions illustrated in exhibit 4.5. At previous equilibrium exchange rate of 1.5, there will be a shortage of pounds in the foreign exchange markets. The increase in the US demand for pounds and the reduced supply of pounds for sale place upward pressure on the value of the pounds. कि अब यूएस वाले क्या कर रहे हैं, उनको जो है क्या चाहिए, चीजें ले रहे हैं, किस चीज में ले रहे हैं, पाउंड में ले रहे हैं। ठीक है, तो उनको जो है पाउंड्स की जरूरत है, और जो है जब पाउंड्स है ब्रिटिश के, वो तो अब क्या कर रहे हैं कि यूएस की चीजें खरीद नहीं रहे। तो वहां से एक तरफ से पाउंड्स कम हो गया, दूसरी तरफ से डिमांड बढ़ गई। जब इस किस्म की सिचुएशन आ जाएगी तो आपके पास अब वो जो 1.55 एक्सचेंज रेट था वो जो है सूटेबल नहीं रहा। जब वो सूटेबल नहीं रहा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, आपके मार्केट में डिमांड जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी पाउंड्स की। ठीक है, जब डिमांड पाउंड्स की बढ़ना शुरू हो जाएगी तो आपके पास ये जो कर्व है वो अपवर्ड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जब वो अपवर्ड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा तो आपके पास क्या हो गया कि आपकी जो है डिमांड बढ़ गई। डिमांड पहले यहाँ लाई करी थी, अब वो दूसरी तरफ D2 की तरफ चली गई। सप्लाई जो है वो क्या चली जाएगी, S1 से S2 की तरफ चली जाएगी, जिसकी वजह से आपका न्यू इक्विलिब्रियम रेट क्या हो जाएगा, वो 1.57 हो जाएगा, उसमें भी जो है इंक्रीज आ जाएगा। तो जब आपके जो है एक तरफ डिमांड बढ़ गई, जब डिमांड बढ़ गई तो उससे क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगी। जब प्राइस बढ़ जाएगी तो हम क्या कहते हैं, सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। और जब सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी वजह से 1.55 जो रेट था इक्विलिब्रियम वो एनफ नहीं है, और अब नया रेट आपके पास क्या हो जाएगा, पाउंड्स का 1.57 डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, सो कहता है कि अगर इसकी सिचुएशन को ऑपोजिट कर दें कि इफ ब्रिटिश इन्फ्लेशन इंक्रीज रादर देन यूएस इन्फ्लेशन, द ऑपोजिट फोर्सेस वुड अकर। तो अब सिचुएशन दूसरी तरह हो जाएगी। किस तरीके से, assume there is a sudden and substantial increase in the British inflation while US inflation is low। कि आपके पास जो है जो ब्रिटिश की इन्फ्लेशन थी वो बढ़ गई और यूएस की इन्फ्लेशन जो है वो स्टिल कम है। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको अब करने होंगे। पहली चीज, हाउ द डिमांड स्केड्यूल फॉर पाउंड्स इफेक्टेड, हाउ सप्लाई स्केड्यूल ऑफ पाउंड्स फॉर सेल इफेक्टेड, विल द न्यू इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ द पाउंड इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन अनचेंज। कि प्रीवियसली जब हमने कहा कि आपकी जो है मार्केट में जब डिमांड बढ़ गई थी, ठीक है, पाउंड्स की, तो आपकी मार्केट में जब पाउंड्स की सिचुएशन बढ़ गई तो वहां पे आपका जो है जो एक्सचेंज रेट था डॉलर का वो बढ़ गया। ठीक है, अब जब सिचुएशन चेंज हो गई कि अब जो है ब्रिटिश में इन्फ्लेशन आ गई है और यूएस में जो है स्टिल वही लो चल रही है, तो फिर आप बताओगे कि अब जो है डिमांड स्केड्यूल जो है पाउंड्स का वो कैसे इफेक्ट होगा, सप्लाई स्केड्यूल कैसे इफेक्ट होगा, और जो न्यू इक्विलिब्रियम होगा वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या वो अपनी जगह पे रहेगा। तो कहता है कि इसको आंसर इस तरीके से किया जाएगा कि द डिमांड स्केड्यूल फॉर पाउंड्स शुड शिफ्ट इनवर्ड, कि जो डिमांड है वो इनवर्ड आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, पाउंड्स के लिए क्यों इनवर्ड आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो है वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ गई है। तो इन्फ्लेशन बढ़ गई है तो अब जो है कोई भी जो है क्या करेगा, वो ब्रिटिश की चीजें खरीदेगा नहीं। जब ब्रिटिश की चीजें खरीदेगा नहीं तो उसके जो है जो पाउंड्स है वो मार्केट में आएंगे नहीं, वो अपनी चीजें सेल आउट नहीं कर सकेगा। जब सेल आउट नहीं कर सकेगा तो उसकी जो है डिमांड कम हो जाएगी। द सप्लाई स्केड्यूल ऑफ द पाउंड फॉर सेल शिफ्ट आउटवर्ड, और जो सप्लाई है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई, डिमांड जब कम हो गई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब आपके पास जो है क्या हो जाती है, कहते हैं कि डिमांड स्केड्यूल फॉर पाउंड शुड शिफ्ट इनवर्ड, वो जो है इनवर्ड की तरफ आ जाएगी, और जो आपके पास जो है पाउंड्स है, जो उसकी सेल्स है, सप्लाई है, वो बढ़ जाएगी क्योंकि अब लोग उसको खरीद नहीं रहे, लेकिन वो उसकी मार्केट में जो उसकी जो सेल्स थी जो आपकी डॉलर्स में हो रही थी वो जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डॉलर्स में लोग खरीदना शुरू कर देंगे तो डॉलर की तो डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब जब डिमांड जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी, लोग क्या करेंगे, पाउंड्स लेकर जो है इन्वेस्ट करेंगे किस चीज में, डॉलर्स में। तो डॉलर जो है अब मार्केट में बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उसको क्या करना है, यूएस की चीजें खरीदनी। सो कहते हैं कि द न्यू इक्विलिब्रियम
वैल्यू ऑफ द पाउंड विल डिक्रीज, और इस वजह से जो इक्विलिब्रियम जो है डॉलर का जो पाउंड का होगा वो जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो कहता है कि ऑफ कोर्स एक्चुअल अमाउंट by which pounds value will decrease depends on the magnitude of the shift. There is not yet not enough information to determine their exact magnitude. So अब उसमें जो है क्या हो रहा है कि डिक्रीज आपके पास पाउंड्स की वैल्यू में आना शुरू हो जाएगी कि कितना जो है आपके डिक्रीज आया था किस चीज में, इसके मैग्नीट्यूड में, कि वो शिफ्ट कितना आया, शिफ्ट ज्यादा आया या शिफ्ट कम आया। कहता है कि यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन कम है तो हम जो है इसको अभी डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन जब आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी कि कितना जो है शिफ्ट आया कितना शिफ्ट नहीं आया, उसी के बेसिस पे आप क्या करोगे, इस चीज को डिसाइड करोगे। और कहते हैं कि इन रियलिटी the actual demand and supply schedules and therefore the true equilibrium exchange rate will reflect several factors simultaneously. और जितना आपके पास जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट में जो है सप्लाई डिमांड्स की चीजें आएंगी वो कुछ चीजें जो है डायरेक्टली जो है आपके पास शो करना शुरू कर देंगे। सो कहता है कि द पॉइंट ऑफ प्रीसीडिंग एग्जांपल इज टू डेमोंस्ट्रेट how to logically work through the mechanics of the effect that higher inflation in a country can have on exchange rate. कि अगर एक कंट्री का जो है इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है तो उसके एक्सचेंज रेट में कितना फर्क पड़ता है। हमारा मकसद उस चीज को एलेबोरेट करना था, उसको डिस्कस करना था प्रीवियस एग्जांपल में। सो कहता है कि each factor is assessed one at a time to determine its separate influence on the exchange rates, holding others factors constant. Then all factors can be tied together to fully explain why an exchange rate moves the way it does. और कहता है कि पहले हम क्या करेंगे, एक एक फैक्टर को देखेंगे उसका इफेक्ट क्या है, और जब ये सारी की सारी चीजें हम जो है वन बाय वन एनालाइज कर लेंगे तो आखिर में हमने जो फार्मूला कहा कि एक्सचेंज रेट आपके पास जो आया परसेंटेज एक्सचेंज रेट, क्योंकि जो उसमें डिफरेंस आया वो किस वजह से आया, उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, तमाम के तमाम जितने भी फैक्टर्स थे जो हमने कहे उनको सब हम जो है टाइड अप करेंगे और फिर देखेंगे कि टोटल हमारे पास कितना एक्सचेंज रेट में डिफरेंस आया परसेंटेज वाइज। नेक्स्ट चीज आ जाती है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का भी जो है बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर एक कंट्री का जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो उसकी वजह से भी जो है आपके एक्सचेंज रेट पे फर्क पड़ता है, और इस चीज को हम एनालाइज करेंगे इसमें। कहता है कि चेंज इन रिलेटिव इंटरेस्ट रेट्स affect investment in the foreign security, which influences the demand for and supply for currencies and therefore influences exchange rates. क्योंकि लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट को देखते हैं। हमने कहा है कि एक्सचेंज रेट जो है इंटरेस्ट रेट क्या करता है, आपकी जो है इन्वेस्टमेंट के जो है पर्सपेक्टिव को बताता है। तो अगर आपको जो है इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है तो लोग क्या करेंगे, उस कंट्री में जाएंगे जहां पे उसको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट के जरिए से ज्यादा कमा सकें। तो इसीलिए जो है आपकी जब उसमें जो है फर्क आना शुरू हो जाएगा, जब लोग इन्वेस्टमेंट एक मुल्क से दूसरी करेंसी में करना शुरू कर देंगे तो उसकी डिमांड और सप्लाई में फर्क आना शुरू हो जाएगा। और इसी चीज को हम एग्जांपल के जरिए से देखते हैं। कहता है कि assume that US interest rate will rise while British interest rate remain constant. US का interest rate बढ़ गया, British का same है। In this case, US investors are likely to reduce their demand for pounds since US rates are now more attractive relative to British rates and there is less desire for British bank deposits. कि अब लोग क्या करेंगे कि ब्रिटिश बैंक डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना छोड़ देंगे और उसकी जगह क्या करेंगे, यूएस के डिपॉजिट बैंक डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, वहां पे पैसे रखवाना शुरू कर देंगे क्योंकि वहां पे उनको ज्यादा रेट मिलता है। और कहता है कि बिकॉज यूएस रेट्स विल नाउ लुक मोर अट्रैक्टिव टू ब्रिटिश इन्वेस्टर्स विद एक्सेस कैश, the supply of pounds for sale by British investors should increase as they establish more bank deposits. और कहता है कि जैसे ही यूएस के रेट्स जो है उनको मजीद अट्रैक्टिव नजर आना शुरू हो जाएंगे तो ब्रिटिश के जो इन्वेस्टर्स होंगे वो अपना एक्सेस कैश उठा के क्या करेंगे, जो है यूएस डॉलर्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे यूएस के इंटरेस्ट रेट का फायदा उठाने के लिए। तो जब वो वहां पे पैसे पुट करना शुरू कर देंगे तो सप्लाई बढ़ना शुरू हो गई है। सो कहता है कि इन यूनाइटेड स्टेट ड्यू टू an inward shift in the demand for pounds and an outward shift in the supply of pounds for sale, the equilibrium exchange rate should decrease. कि अब क्या हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा कि आपके जो है जो इनवर्ड जो है शिफ्ट आया डिमांड फॉर पाउंड्स, ठीक है, कि उसमें जो है डिमांड आपके पास पाउंड्स में बढ़ कम हो गई क्योंकि लोग उसमें जो है इन्वेस्ट करने ही कर रहे बल्कि डिमांड जो है वो कम हो गई और सप्लाई बढ़ गया क्योंकि जो ब्रिटिश वाले थे वो भी अब अपने मुल्क से निकाल के पैसे क्या कर रहे हैं, यूएस डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब वहां पे वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्सचेंज रेट जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। और ये चीज जो है कहाँ पे शो हुई है, कहता है कि ग्राफिक 4.6 में हमने जो इसको एग्जिबिट में शो किया हुआ है। कहता है कि इफ यूएस इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज रिलेटिव टू ब्रिटिश इंटरेस्ट रेट द ऑपोजिट शिफ्ट वुड बी एक्सपेक्टेड। और कहता है कि जब इस किस्म की जो है सिचुएशन हो जाएगी कि जहाँ पे ब्रिटिश इंटरेस्ट रेट जो है इन्वर्सली वो जो है कम हो जाएगी और यूएस के जो है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो आपके पास शिफ्ट जो है वो अपोजिट सिचुएशन में होगी। तो यहाँ पे इसमें इन्होंने जो है आपको शो किया हुआ है। क्या हमने क्या कहा
कि यूएस का इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ गया और आपके जो है क्या था कि जो पाउंड से वो कम हो गए। तो अब जो है जो पाउंड से ब्रिटिश वाले उन्होंने क्या कर दिया, अपनी सप्लाई जो है इंक्रीज कर दी। ठीक है, वो जो है उन्होंने क्या कर दिया, वो सारे के सारे पैसे उन्होंने जो है मार्केट से बाहर निकाल दिए। लेकिन उसकी जो है डिमांड कम थी, यूएस वाले जो है उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन जो वहां पे जो पाउंड वाले थे वो स्टिल इन्वेस्ट कर रहे थे। जब वो जो है उसमें इन्वेस्ट करने लगे तो इसकी वजह से क्या हुआ कि डिमांड जो है वो नीचे की तरफ आ गई, डाउनवर्ड होगी, और जो है आपके पास जो सप्लाई कर था वो भी डाउनवर्ड आना शुरू हो गया। ठीक है, और इस वजह से आपका जो इक्विलिब्रियम रेट था वो अपने जो है ए पॉइंट से लेके जो है इस बी की तरफ आना शुरू हो गया, क्योंकि अब जो है उसमें जो है सूटेबल नहीं रहा बिजनेस। क्यों सूटेबल नहीं रहा? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कहा कि आपके पास जो है ब्रिटिश जो यूएस जो आपके पास रेट्स थे वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए थे ब्रिटिशर्स के लिए, और वो लोग क्या करने लगे, वो अपने जो है ब्रिटिशर्स इन्वेस्टर्स जो थे वो अपना एक्सेस कैश लेके जो है यूएस में इन्वेस्ट करने लगे। जब वो यूएस में इन्वेस्ट करने लगे तो अब क्या हुआ कि ब्रिटिश के इन्वेस्टर्स जो है वो अपने पैसे निकाल के वहां पे इन्वेस्ट करने लगे। ठीक हो गया, कहता है कि द सप्लाई ऑफ पाउंड्स फॉर सेल बाय ब्रिटिश इन्वेस्टर्स शुड इंक्रीज एज दे एस्टेब्लिश मोर बैंक डिपॉजिट्स। ठीक हो गया कि वो जो है और क्या करना शुरू करेंगे, बैंक डिपॉजिट ज्यादा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके पास क्या हो गया, पाउंड्स की जो है वो सप्लाई बढ़ना शुरू हो गई। तो ये इस तरीके से आपको इफेक्ट करता है। So कहता है कि in some cases exchange rate between two countries currencies can affected by changes in the third country interest rate। कभी कभार इस किस्म की सिचुएशन भी हो जाती है कि थर्ड कंट्री के इंटरेस्ट रेट जो है वो फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, वहां से पैसे निकाल के थर्ड कंट्री की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल कैसे दी हुई है, कहता है कि when the Canadian interest rate increases it can become more attractive to British investors than the US rates। This encourages British investors to purchase fewer dollars denominated securities। और क्या हो जाएगा कि जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि उनके जो है इन्वेस्टर्स ने देखा कि यूएस के जो है जो रेट है वो अब इतना ज्यादा जो है अट्रैक्टिव नहीं रहा, क्योंकि कैनेडियन इंटरेस्ट रेट ज्यादा दे रहे हैं, तो वो पैसे निकाल के क्या कर लेंगे, जो है अपने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कैनेडियन में करना शुरू कर देंगे और वहां पे जो है इंटरेस्ट रेट का फायदा लेना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से जो है यूएस डॉलर्स में जो है इन्वेस्टमेंट कम होना शुरू हो जाएगी। So कहते हैं कि thus supply of pounds to be exchanged for dollars would be smaller than it would be been without the increase in the Canadian interest rate, which places upward pressure on the value of the pounds against the US dollar। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वो जो है सारा का सारा प्रेशर जो है वो कैनेडियन डॉलर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, जो पहले यूएस की तरफ था। और अब जो है क्या हो जाएगा, एक्सचेंज रेट जो है उनका थर्ड कंट्री के साथ जो था वो भी जो है उसकी वजह से शिफ्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब जो है यूएस डॉलर्स कम होना शुरू हो गए, परचेज उनकी जो है कम होना शुरू हो गई, और सारी की सारी परचेजिंग कहाँ गई, जो है थर्ड कंट्री के इन्वेस्ट डॉलर्स में या करेंसी में। सो कहता है कि इसकी सिचुएशन जो है कब हुई थी, कहते हैं कि 1999 से 2000 के पीरियड में क्या हुआ था, यूरोपियन इंटरेस्ट रेट वर रिलेटिवली लो कंपेयर टू यूएस इंटरेस्ट रेट्स। दिस इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल एनकरेज यूरोपियन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट मनी इन द डॉलर डिनोमिनेटेड डेट सिक्योरिटी। और क्या हुआ कि यूएस जो है यूरोपियन इंटरेस्ट रेट जो है वो रिलेटिवली कम थे, यूएस के ज्यादा थे, तो यूरोपियन जो आपके पास इन्वेस्टर्स थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, डेट सिक्योरिटीज किसकी खरीदना शुरू कर दी, यूएस के डॉलर्स में। So this activity resulted in large supply of euros in the foreign exchange market and put downward pressure on the euros। और इसकी वजह से क्या हुआ कि ज्यादातर जो है सप्लाई अब यूरोस की क्या होने शुरू हो गई, इंटरनेशनल मार्केट में आ गई, और उसने क्या कर दिया, प्रेशर पुट कर दिया यूएस के जो है यूरोस की तरफ, और वो डाउनवर्ड होना शुरू हो गया। So कहता है कि in 2002-2003 period US interest rate were lower than European interest rates। Consequently, there was a large US demand for euros to capitalize on the higher interest rate, which placed upward pressure on the euros। कि 2002 से 2003 में क्या हुआ, सिचुएशन क्या बनी, यूएस ने इंटरेस्ट रेट जो है उसके कम थे यूरोपियन यूनियन से, तो अब लोगों ने क्या कर दिया कि वो जो है यूरोपियन यूनियन के इंटरेस्ट की तरफ जाना, इंटरेस्ट रेट से फायदा उठाने लगे, और यूरोस जो है वो क्या होने लगे, वो अपवर्ड की तरफ प्रेशराइज होने लगे, उनकी जो है डिमांड बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, लोग सारे के सारे पैसे लेके जो है क्या करने लगे, डॉलर जो है अब यूरोस में कन्वर्ट होने शुरू हो गए, तो इसीलिए उनके ऊपर जो है प्रेशर पड़ा और वो अपवर्ड की तरफ मूव करने लगे। थर्ड चीज है आपके पास जो है वो है रिलेटिव इंटरेस्ट रेट्स, रियल इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, वो तो रिलेटिव थे, अब रियल इंटरेस्ट रेट का क्या इफेक्ट पड़ता है। रियल इंटरेस्ट रेट बेसिकली किस चीज पे बेस करता है, उसमें नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी होता है और इन्फ्लेशन रेट भी होता है। जब हम क्या कर लेते हैं कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से जो है इन्फ्लेशन रेट को माइनस कर देते हैं, उसको हम कहते हैं रियल इंटरेस्ट रेट। सो कहता है कि although relatively high interest rate may attract foreign inflows to invest in securities offering high yields, the relatively high interest rate may reflect expectations of the relatively high inflation। Because high inflation can some place the pressure downward on the local currency, some foreign investor may discourage from investing in the securities dominated in that currencies।
क्योंकि हमने क्या कहा कि रियल इंटरेस्ट रेट किस चीज पे बेस करता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट। तो जब आप क्या करते हो कि इंटरेस्ट रेट लोग देखना शुरू कर देते हैं, फिर क्या कि यहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट है तो वहां पे हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से इन्फ्लेशन रेट भी तो बढ़ जाएगा। जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा तो वही बात कि आपकी जो है जो इन्वेस्टमेंट होगी वो डिस्करेज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो जो है एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा कि हाई इन्फ्लेशन रेट कैन प्लेस डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द लोकल करेंसीज, जो आपकी लोकल करेंसीज होंगी वो जो है डाउनवर्ड होना शुरू हो जाएंगी, और इन्वेस्टर जो है वो क्या करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देंगे। सो कहता है कि फॉर दिस रीजन इट इज हेल्पफुल टू कंसीडर द रियल इंटरेस्ट रेट व्हिच एडजस्ट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट फॉर इन्फ्लेशन, और इस वजह से नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इन्फ्लेशन के लिए। इसको हम जो है कहते हैं फिशर इफेक्ट, क्योंकि वो क्या करता है कि दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड समटाइम्स कॉल्ड फिशर इफेक्ट, कि आपके जो है रियल इंटरेस्ट रेट के जो है क्या करती है कि वो इन्फ्लेशन रेट जो है नॉमिनल रेट जो है वो आपके जो है इन्फ्लेशन रेट को ओवरकम करने की कोशिश करती है, एडजस्ट करने की कोशिश करती है। सो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं फिशर इफेक्ट। सो कहता है कि दिस द रियल इंटरेस्ट रेट इज कॉमनली कंपेयर्ड अमंग द कंट्रीज टू असेस द exchange rate movements because it combines nominal interest rates and inflation, both of which influence exchange rate. सो कहते हैं कि रियल इंटरेस्ट रेट पे ज्यादातर हमारा जो है दारोमदार होता है, हमारा जो है कंपैरिजन उस पे हम करते हैं, क्योंकि इसमें जो है नॉमिनल भी होता है और इन्फ्लेशन भी होता है। तो वो आपको बेहतर तरीके से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने में जो है बताता है, हेल्प कर सकता है, और वो सारा के सारा इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट पे भी पुट करता है। सो कहते हैं कि अदर थिंग हेल्प्स कांस्टेंट, देयर शुड बी अ हाई कोरिलेशन बिटवीन द रियल इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल एंड द डॉलर वैल्यू। और हम कह सकते हैं कि जो है अगर बाकी फैक्टर्स को जो हम कांस्टेंट कंसीडर कर लें तो हमारे पास जो है हाई कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, जो आपका रियल इंटरेस्ट रेट है और डॉलर की वैल्यू है वो एक दूसरे को जो है काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं। उसके बाद फैक्टर है रिलेटिव इनकम लेवल्स, कि इनकम लेवल भी जो है वो क्या करता है, कंट्रीज के इनकम लेवल भी जो है आपके एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करता है। किस तरीके से, कहता है कि थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट इज अ रिलेटिव इनकम लेवल, because income can affect the amount of imports demanded and it can affect the exchange rates। कि अगर लोगों की जो है क्या होगी कि इनकम्स हाई होंगे तो वो क्या करेंगे, ज्यादा जो है इंपोर्ट्स पे फोकस करेंगे, डिमांड इंपोर्ट्स की ज्यादा होगी। लेकिन अगर लोगों की जो है इनकम कम होगी तो वो क्या करेंगे कि वो जो है इंपोर्ट्स नहीं कर सकेंगे। जैसे हमारे मुल्क के देखें सिचुएशन, तो उन्होंने क्या कर दिया, इंपोर्ट्स को डिस्करेज करने के लिए जो है टैक्सेस वगैरह ड्यूटीज बहुत ज्यादा लगा दी। तो जब ड्यूटीज वगैरह बहुत ज्यादा लगा दी तो लोगों के जो है इनकम इतने ज्यादा नहीं है कि वो इंपोर्टेड चीजों को अफोर्ड कर सके, तो वो डिस्करेज होना शुरू हो गए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आपके जो है इनकम लेवल्स जो कंट्रीज के होते हैं वो भी आपके जो है एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है, कहता है कि assume that US income level rises substantially while the British income level remains unchanged. Consider the impact of the scenario on, कि अगर यूएस में क्या हुआ कि लोगों के इनकम लेवल जो है वो बढ़ गए लेकिन ब्रिटिश में स्टिल वही चीज है, सो क्या हो जाएगा कि द डिमांड स्केड्यूल फॉर पाउंड्स जो है वो चेंज हो जाएगी, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। द सप्लाई स्केड्यूल ऑफ पाउंड्स फॉर सेल वो भी इफेक्ट हो जाएंगे, और इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट पे भी फर्क पड़ेगा। किस तरीके से, कहता है कि फर्स्ट द डिमांड स्केड्यूल फॉर पाउंड्स विल शिफ्ट आउटवर्ड, कि आपके जो है डिमांड स्केड्यूल वो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ मूव हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग द इंक्रीज इन द यूएस इनकम एंड इन देयरफॉर इंक्रीज डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स। क्योंकि यहाँ पे जो है इनकम आपकी बढ़ गई लोगों की, और उसकी वजह से क्या हुआ, लोग जो है अब क्या करने लगे, इंपोर्ट ज्यादा करने लगे। सेकंड, द सप्लाई स्केड्यूल ऑफ पाउंड्स फॉर सेल इज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज। सेल जो है वो आपकी जो है पाउंड्स की वो जो है इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि जो है वहां से तो कोई जो है चेंज नहीं आ रहा। वो लोग तो आपकी जो है उसकी चीजों को नहीं परचेज करे, बल्कि डॉलर वाले लोग जो थे वो ज्यादा परचेजिंग करना शुरू कर रहे हैं, यूएस के लोग। सो कहते हैं कि देयरफॉर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट ऑफ पाउंड इज एक्सपेक्टेड टू राइज एज सच एज शोन इन एग्जिबिट 4.7। तो जब सप्लाई पे फर्क नहीं पड़ा और डिमांड पे फर्क पड़ा तो कहता है कि इसकी वजह से आपके जो है एक्सचेंज रेट के जो है इक्विलिब्रियम पे वो इस किस्म का इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या हुआ कि सप्लाई तो सेम है, क्योंकि वहां से जो है ब्रिटिश की तरफ से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन आपकी डिमांड जो है वो बढ़ गई, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो कि जो है लोगों का इनकम लेवल बढ़ गया और वो क्या करने लगे हैं, इंपोर्ट करने लगे ब्रिटिश की चीजें। तो अब वो जो एक्सचेंज रेट होगा वो 1.5 से जो है बढ़ जाएगा, वो एक नया रेट डिसाइड करेगा जहां पे आपकी जो है सप्लाई भी जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी और उसके रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो कहता है कि चेंजिंग इनकम लेवल कैन आल्सो इफेक्ट एक्सचेंज रेट इनडायरेक्टली थ्रू द इफेक्ट्स ऑन द इंटरेस्ट रेट, कि अब ये जो है डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रहा बल्कि इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, उनका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा इनकम का, तो वो जो है इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे या परचेजिंग ज्यादा करेंगे। सो जब वो परचेजिंग या इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे तो उसकी वजह से इनडायरेक्टली जो है एक्सचेंज रेट पे फर्क आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट पे फर्क पड़ा, और इंटरेस्ट रेट पे फर्क पड़ने की वजह से क्या हो जाएगा, एक्सचेंज रेट जो है मूव करना शुरू कर देगा।
आखिर में हम देखते हैं गवर्नमेंट की कंट्रोल का इफेक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, एक जो है सेकंड लास्ट जो हमारा एलिमेंट था, जो फैक्टर्स था, वो हमने कहा था कि गवर्नमेंट की कंट्रोल का भी इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि गवर्नमेंट, जैसे हमने कहा कि पाकिस्तान में जब रिस्ट्रिक्शंस लग गई तो अब क्या हुआ कि लोग जो है डिस्करेज हो गए, बाहर की चीजों में इन्वेस्ट करना कम कर दिया। तो इसलिए कहता है कि a fourth factor affecting exchange rate is the government controls. The government of foreign countries can influence the equilibrium exchange rate in many ways, including पहली चीज imposing the foreign exchange barriers. अगर वो barriers लगा लेता है, ठीक हो गया, तो उसकी वजह से इफेक्ट पड़ता है। फॉरेन ट्रेड बैरियर्स, imposing foreign trade barriers, कि वो एक्सचेंज पे जो है पहले उन्होंने जो है चेंज कर जो है बैरियर्स लगा दिए कि कितनी करेंसी आएगी कितनी करेंसी नहीं आएगी। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने कह दिया कि जी वो जो है ट्रेडिंग कम करेंगे, उस पे जो है इन्होंने जो है बैरियर्स लगा दिए। ठीक है, जो है उन्होंने कोटास वगैरह लगा दिए। इंटरवीनिंग बाइंग एंड सेलिंग करेंसीज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, और जो आपके पास करेंसीज में जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही थी करेंसीज की, उसमें भी उन्होंने क्या कर दिया, जो है बैरियर्स जो है करना शुरू कर दिए। अफेक्टिंग मैक्रो जो है वेरिएबल सच एज इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट एंड इनकम लेवल। और अगर उन्होंने जो है क्या कर दिया, इन्फ्लेशन रेट चेंज कर दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, या जो है उन्होंने इनकम लेवल्स को चेंज कर दिया, तो उसकी वजह से भी जो है करेंसी के जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा और उसमें जो है फर्क आना शुरू हो जाएगा, जैसे कि इस एग्जांपल में शो हो रहा है। कहते हैं कि रिकॉल द एग्जांपल ऑफ द इन व्हिच यूएस इंटरेस्ट रेट्स rose relative to British interest. The expected reaction was an increase in the British supply of pounds for sale to obtain more US dollars in order to capitalize on the high US money market yield. कि जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि यूएस के इंटरेस्ट रेट क्या था, वो बढ़ गया ब्रिटिश के रेट से। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आपके जो है इंक्रीज हो गई थी ब्रिटिश सप्लाई ऑफ पाउंड्स। ठीक है, कि सब जो है ब्रिटिशर्स भी जो वो थे वो भी इंटरेस्ट रेट का फायदा उठाने लगे यूएस के, और कहता है कि टू ऑब्टेन मोर यूएस डॉलर्स, ताकि वो जो है ज्यादा से ज्यादा यूएस डॉलर्स को अचीव कर सके, तो यूएस की डॉलर्स की डिमांड बढ़ना शुरू हो गई थी मार्केट में। सो कहते हैं कि yet if the British government placed a heavy tax on interest income earned from the foreign investment, this could discourage the exchange of the pounds for dollars. और अगर ब्रिटिशर्स जो है गवर्नमेंट क्या कर देती है, वो टैक्सेस लगा देती है कि आपकी जो है इनकम जो आपके पास आएगी, जो वहां से आप अर्न कर रहे हो, और वो इनकम जो है टैक्स बढ़ा देती है या कोई और ट्रस्ट जो है इंटरेस्ट पे लगाना शुरू कर देती है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लोग जो है बाहर की इन्वेस्टमेंट छोड़ देंगे और कहेंगे कि जी जो रेट जो है हमें अपने मुल्क में मिल रहा है उसी के बराबर हमारे पास जो है टैक्सेस के बाद अमाउंट रह जाती है, तो फिर तो हमें कोई फायदा नहीं है कि हम वहां पे इन्वेस्ट कर सकें। फिफ्थ चीज जो फैक्टर आपके पास आ जाती है वो एक्सपेक्टेशन, जो हमने कहा था। ठीक है, कहता है कि फिफ्थ फैक्टर अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट्स इज द मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर एक्सचेंज रेट्स। Like other financial markets, foreign exchange market reacts to any news that may have a future effect. जैसे हमने कहा था कि आपके मार्केट में क्या हुआ था कि लोगों ने कहा कि जी डॉलर जो है परचेज कर रही है गवर्नमेंट, जो आपका लोन ले रही है, डॉलर्स आपके मुल्क में आ रहे हैं, तो लोगों ने क्या कर दिया था कि डॉलर्स को जो है छुपा लिया। छुपा लिया से मुराद हमारा क्या होता है कि लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट कर ली। जब उनको पता चला कि जी डॉलर्स जो है वो इंक्रीज होने लग गया है, पाकिस्तान का जो है एक्सचेंज रेट डाउन होने लग गया, तो वो सारे के सारे लोगों ने जो है डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। तो इस किस्म की अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हो कि एक्सचेंज रेट जो है बढ़ने वाला है, तो लोग क्या करेंगे, उसके जो है इस न्यूज के बेसिस पे डॉलर्स को परचेज करना शुरू कर देंगे। और अगर जो है डिवैल्यू होने की जो है डिक्रीज उसकी जो है वैल्यू होना शुरू हो जाएगी, तो उसके बारे में पता चलेगा, तो लोग जो है उसको सेल आउट करेंगे। तो कहते हैं कि न्यूज ऑफ अ पोटेंशियल सर्ज इन यूएस इन्फ्लेशन मे कॉज करेंसी ट्रेडर्स टू सेल डॉलर्स, anticipating a future decline in the dollar's value. This response places immediate downward pressure on the dollar. कहते हैं कि अगर मार्केट में रूमर आ जाते हैं कि जी यूएस की जो है इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है यूएस में, तो लोग क्या कर देंगे कि वो जल्दी जल्दी से डॉलर्स को सेल आउट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब वो जो क्या हो जाएगी, उनकी करेंसी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि आपकी जो है जो करेंसी डॉलर्स है उस पर डाउनवर्ड प्रेशर पुट होना शुरू हो जाएगा। सो कहते हैं कि many institutional investors such as commercial banks and insurance companies take currency positions based on anticipated interest rate movements in various countries. और जो आपके पास जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं उनका तो सारा का सारा काम ही इन चीजों में होता है कि वो जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं बाहर की कंट्रीज में, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी पोजीशंस को चेंज कर देंगे, वो बाय की जगह पे सेल आउट की तरफ करना शुरू कर देंगे। और अगर कहीं पे जो है उनको इंक्रीज नजर आ रहा है, तो वो क्या कर देंगे, परचेजिंग की तरफ चले जाएंगे, और जो है करेंसी दूसरा जो है वो कम वो कर रही थी, तो अब उसको वो सेल आउट करके जो ज्यादा उसको बेनिफिट दे रही है उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल इन्होंने किस तरीके से दी हुई है, कहता है कि इन्वेस्टर्स में टेम्पररी invest funds in Canada if they expect Canadian interest rate to rise. Such a rise may cause further capital flows into Canada, which would place upward pressure on the Canadian dollar's value. अगर जो है इन्वेस्टर्स को पता चल जाता है कि कैनेडियन जो है क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने वाले हैं, तो लोग जो है अपने टेम्परली अपनी सारी की सारी इन्वेस्टर डॉलर से जो है निकाल के वो क्या कर लेंगे, कैनेडियन डॉलर जो है करेंसी में पुट कर देंगे, और वहां पे जो है फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब वहां पे फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो उनके जो है क्या हो जाएगा
कैनेडियन डॉलर की वैल्यू पे जो है प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। सो कहता है कि बाय टेकिंग पोजीशन बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन investors can fully benefit from the rise in the capital Canadian dollars value because they will have purchased Canadian dollars before the change occurred. सो उनको जो है पता चल जाएगा कि लोगों ने जो है वहां पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और कैनेडियन डॉलर जो है वो मूव करना शुरू हो जाएंगे, तो वो जो है इस चीज का फायदा उठाना शुरू कर देंगे और वो जो है जब प्राइसेस का चेंज आना शुरू हो जाएगा उससे पहले पहले जो है वो सारे के सारे जो है डॉलर्स को जो है कैनेडियन डॉलर्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे और उसको परचेज करना शुरू कर देंगे। सो कहते हैं कि ऑल द इन्वेस्टर्स फेस ऑब्वियस risk here that their expectation may be wrong. The point is that expectation can influence exchange rate because they commonly motivate institutional investors to take foreign currency positions. So कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि एक्सपेक्टेशन हमेशा जो है मीट होंगी, हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो रॉन्ग हो, वो एक्सपेक्टेशंस आपकी रॉन्ग हो और उसकी वजह से इनवर्स जो है इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा कि आपके जो इन्वेस्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि वो जो एक्सचेंज रेट में डिफरेंस आ जाए और वो जो है पोजीशंस को चेंज कर दे। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो करेंसी जो है इंप्रूव होना शुरू हो जाए। एक और चीज जो हम देखते हैं कि इंपैक्ट ऑफ सिग्नल्स ऑन करेंसी स्पेकुलेशंस। आपके पास जो है मार्केट में इस किस्म के जो है सिग्नल्स आना शुरू हो जाते हैं कि जो है रेट्स में फर्क आना शुरू हो जाता है या जो है उसमें मूवमेंट आना शुरू हो जाती है, तो लोग इसके बेसिस भी क्या करना शुरू कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। सो कहता है कि डे टू डे speculations on future exchange rate movements is commonly driven by signals of future interest rates movement, but it can also be driven by other factors. ये क्या कि आपके मार्केट में कुछ लोग स्पेकुलेटर्स भी होते हैं जो क्या करते हैं कि वो इसीलिए बैठे होते हैं कि मार्केट में जो फ्लक्चुएशन, जो आपको करेंसी में जो फ्लक्चुएशन नजर आएगी वो इसका फायदा उठाएं, वो इसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट करें और इससे बेनिफिट उठाएं, वो इसी चीज का जो है कारोबार करते हैं। सो कहता है कि सिग्नल्स ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस दैट इफेक्ट एक्सचेंज रेट कैन चेंज quickly, so the speculative position the currency may adjust quickly causing unclear patterns in exchange rate. So जो स्पेकुलेटर्स होते हैं कि वो कुछ अरसे के लिए जो उसमें अप एंड डाउन आ रहा होता है उसको एनालाइज करते हैं और थोड़ा से भी उसमें जो है चेंज उनको नजर आता है वो क्या कर देते हैं, उसमें परचेज करना शुरू कर देते हैं और यहाँ जो है उसको सेल आउट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से जब परचेज और सेल आउट हो जाती है तो वो भी क्या कर देती है, करेंसी को जो है अपवर्ड या डाउनवर्ड की तरफ लेकर जाना शुरू कर देती है और वो जो है अपने आप की करेंसी जो है कोशिश करती है कि वो जो है अप एंड डाउन के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सके। So कहता है कि it is not unusual for the dollars to strengthen substantially on a given day, only to weaken substantially on the next day. कि हो सकता है कि आज के दिन जो है लोग जो क्या कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट उसमें ज्यादा कर लें, कल को हो सकता है कि कोई उसमें इन्वेस्टमेंट ही ना करे, तो जो है ये आपके पास अनक्लियर सिचुएशन होती है कि करेंसी जो है वीक होगी या जो है स्ट्रांग होगी। So कहता है कि this occurs when speculators overreact to the news on one day, causing the dollars to be overvalued, which results in a correction on the next day. कि हो सकता है कि वो एक दिन जो इतना ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ गई थी तो वो जो है इन्वेस्टर्स ने शायद उसको जो है बहुत हाई वैल्यू कर लिया था और उन्हें सारे के सारे उस न्यूज के जो है बेसिस पे इतनी ज्यादा परचेजिंग कर ली तो वो उसको जो है हाईली जो है ओवर वैल्यूड कर सकता है, तो उस वजह से चेंजेस आए। लेकिन नेक्स्ट डे जब उनको पता चल जाता है कि वो सिचुएशन ऐसी नहीं थी तो वो जो है उसकी करेंसी वापस डाउन होना शुरू हो जाएगी। So overreaction occurs because speculators are commonly taking position based on signals of the future actions rather than the confirmation of actions, and these signals may be misleading. So कहता है कि जो हमने कहा कि ये जो ओवर रिएक्शन आई थी तो स्पेकुलेटर्स क्या करते हैं, पोजीशन चेंज करना। पोजीशन चेंज से मुराद हमारा क्या है, बाइंग एंड सेलिंग, कि वो कभी बाय कर रहे होते हैं तो कभी सेल कर रहे होते हैं, तो अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो कहता है कि अगर इस तरीके से जो है ओवर रिएक्शन आ जाता है और लोग क्या कर लेते हैं उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर लेते हैं और अपनी पोजीशंस को चेंज कर देते हैं और वो अगर इन्फॉर्मेशन जो है करेक्ट ना हुई तो वो जो है सिचुएशन को वर्स कर सकती है। तो कहता है कि इसलिए जो है आपके पास ये जो सिग्नल्स हैं वो हमेशा 100% ट्रू नहीं होती, वो मिसलीडिंग भी हो सकती है। So when speculators speculate on a currencies in emerging markets, they can have a substantial impact on the exchange rate. Those markets have a smaller amount of foreign exchange trading for other purposes, such as international trade, and therefore are less liquid than larger markets. So कहते हैं कि स्पेकुलेटर क्या करते हैं कि वो सिर्फ करेंसीज में जो है वो स्पेकुलेट नहीं करते इमर्जिंग मार्केट्स में, बल्कि वो क्या करते हैं कि वो जो है इम्पैक्ट देखते हैं कि सब्सटेंशियल इम्पैक्ट जो एक्सचेंज रेट पे क्या पड़ा। ठीक है, वो जो है क्या करते हैं कि दोज मार्केट हैव स्मॉलर अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग, कि उनमें जो है बहुत कम जो है ट्रेडिंग भी हो रही थी, तो अदर पर्पसेस के लिए वो जो है करना चाहते हैं कि वो जो है ट्रेड करना चाहते हैं, बिजनेसेस में जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं, वहां पे सिचुएशन क्या हो जाती है मार्केट में, फिर वो जो है लिक्विड नहीं रहती, वो इलिक्विड हो जाती है। तो वहां पे आपको जो है फिर इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता, आपको जो है वो सिग्नल्स इतना बेनिफिट्स नहीं दे पाते और कभी जो है ट्रेड बहुत ज्यादा चांसेस हो रहे होते हैं तो वहां पे आपको जो है वो बेनिफिट्स दे सकते हैं। इसके अंदर जो है एक एग्जांपल दी हुई है, कहता है कि एन अब्रप्ट डिक्लाइन इन द रशियन रूबल on some day during 1998 was partially attributed to speculative trading, although the decline might have occurred anyway over time.
ठीक है कि आपके जो रशियन रबल था उसमें 1998 में जो है अब्रप्ट डिक्लाइन आया, ठीक हो गया। और वो क्या हुआ, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के लिए जो है वजह से बना, ठीक हो गया, कि वाज पार्शियली एट्रीब्यूटेड टू स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, उसकी जो है वजह जो है आपके पास क्या बनी, कुछ हद तक स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग भी थी। So the decline in the ruble created a lack of confidence in the other emerging market as well and caused speculators to sell off other emerging market currencies such as those of the Poland and Venezuela. हो गया कि जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि रशियन रूबल में जो है डिक्लाइन आया, तो लोगों जो है स्पेकुलेटर्स ने क्या कर दिया कि उन्होंने जो है पोलैंड और वेनेजुएला की जो करेंसीज थी उनको भी जो है सेल आउट करना शुरू कर दिया, उनको जो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी नजर आना शुरू हो गई। The market for ruble is not very active, so a sudden shift in the positions by speculator can have a substantial impact. और जब इस किस्म की सिचुएशन आई, क्योंकि रबल की इतनी मार्केट जो है आपके पास बड़ी नहीं है, तो उसमें जो है जब इतना बड़ा जो है चेंज आया, लोगों ने जो है सेल आउट करना शुरू कर दिया जो है, तो जब सेलिंग ज्यादा हो गई तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपके मार्केट में जो है सप्लाई उन चीजों की बढ़ गई और जो है उसकी डिमांड कम हो गई। तो जब इसकी वजह से सिचुएशन जो है चेंज हो गई तो इसके एक्सचेंज रेट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। और इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी जो करेंसीज होती हैं उसमें जो है इंटरेक्शन का फैक्टर भी होता है, ठीक है। सो कहता है कि ट्रांजैक्शन विद इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फैसिलिटेट्स आइदर ट्रेड or financial flows. Trade related foreign exchange transactions are generally less responsive to news. कि आपके जितने भी जो है ट्रेड रिलेटेड जो है ट्रेड फॉरेन एक्सचेंज की जो इफेक्ट्स आ रहे होते हैं वो जो है न्यूज के साथ इतने रिस्पॉन्सिव नहीं होते, क्योंकि वहां पे आपकी सारी की सारी जो मेन चीज होती है वो क्या होती है, ट्रेडिंग होती है, क्योंकि वो जो है आपकी उसके साथ नहीं होती कि आप जो है बॉन्ड मार्केट या इंटरेस्ट रेट के साथ इफेक्टेड हो। सो कहता है कि फाइनेंशियल फ्लोज ट्रांजेक्शन आर वेरी रिस्पॉन्सिव टू न्यूज, हाउ एवर because decisions to hold securities denominated in particular currencies are often dependent on anticipated changes in currency value. Sometimes trade-related factors and financial factors interact and simultaneously affect exchange rate movements. So कहता है जैसे मैंने आपको कहा कि फाइनेंशियल फ्लो जो आपके पास ट्रांजेक्शन की हो रही होती है वो फिर न्यूज के साथ बहुत ज्यादा जो है रिलेटेड होती है, क्योंकि अगर जो है उनको पता चल जाता है कि करेंसी में जो है कमी आ रही है या जो है अपवर्ड की तरफ जा रहा है, तो वो क्या करते हैं अपने आप को जो है डायरेक्ट रिस्पॉन्सिव करते हैं और वो जो है उसके साथ बाइंग और सेलिंग जो है सिचुएशन चेंज करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में ये सिचुएशन नहीं होती। लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे ट्रेड और जो है फाइनेंशियल जो फैक्टर आपके पास होते हैं वो दोनों मिलके क्या करते हैं, एक्सचेंज रेट में मूवमेंट्स के बाइस बनते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, कहता है कि एन इंक्रीज इन इनकम लेवल समटाइम्स कॉज expectations of higher interest rate. So even though a higher income can result in more imports, it may also indirectly attract more financial inflows, assuming interest rate increase. कहता है कि जैसे अगर आपकी जो है क्या हो रहता है कि लोगों का इनकम लेवल बढ़ जाता है, तो इनकम लेवल बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, लोग जो है ज्यादा इंपोर्ट्स करेंगे, और जब वो इंपोर्ट्स करेंगे तो जो है कुछ लोग जो है क्या कर सकते हैं कि वो जो है वहां पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट करें या जो है वो क्या करें कि वहां पे इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट उठाएं, तो दोनों की वजह से क्या हो जाता है कि सिचुएशन चेंज हो जाती है। सो कहते हैं कि बिकॉज द फेवरेबल फाइनेंशियल फ्लोज में ओवरवेलम the unfavorable trade flows and increase in income levels is frequently expected to strengthen the local currencies. और फिर जब इस किस्म की सिचुएशन आ जाती है कि जहां पे आपकी जो है ट्रेड फ्लोज जो है वो अनफेवरेबल हो जाती है और आपकी जो है फाइनेंशियल फ्लोज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, तो वहां पे सिचुएशन जो है क्या करती है कि आपके इनकम लेवल की वजह से आपकी जो है लोकल करेंसी स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी जो है लोगों की इनकम बढ़ गई और आप जो है आप ज्यादा परचेजिंग उससे के जरिए से कर सकते हो। So कहता है कि exhibit 4.8 separates payments flows between the countries into the trade related and finance related flows and summarizes the factors that affect these flows. So over a particular period, some factors may place upward pressure on the value of the foreign currency, while other factors place downward pressure on the currency value. So आपके पास जो है मिक्स अप सिचुएशन हो सकती है कि ट्रेड जो है वो इंक्रीज लेकर आ सकता है, फाइनेंशियल फ्लोज जो है उसको कम कर सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है सेपरेट करके अगले पेज पे जो है अगले साइड में हमारी डायग्राम में शो किया गया है। कहते हैं कि assume the simultaneous existence of a sudden increase in the US inflation and sudden increase in the US interest rate. If British economy is relatively unchanged, the increase in the US inflation will place upward pressure on the pound's value, while increase in the US interest rate places a downward pressure on the pound's value. कि अब आपके पास जो है डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती है कि एक तरफ जो है इन्फ्लेशन आपके पास बढ़ गया, दूसरी तरफ जो है इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया। तो अब क्या हो जाएगा कि जो आपके पास ब्रिटिश की इकोनॉमी थी उसमें तो फर्क नहीं पड़ा, तो यूएस की इन्फ्लेशन में जब जो है क्या हो जाएगा फर्क पड़ेगा, तो वो क्या करेगा पाउंड्स की वैल्यू को जो है अपवर्ड की तरफ लेकर चल जाएगा, क्योंकि लोग उसमें जो है इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। और आपके पास जो है यूएस के इंटरेस्ट रेट भी जब बढ़ गए तो वो क्या करेगा, उसके प्रेशर जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगा, क्योंकि पाउंड्स की वैल्यू उससे बेहतर हो जाएगी। तो इसी चीज को यहाँ पे इन्होंने जो है शो किया हुआ है कि पहली चीज कहता है कि एक्सचेंज रेट बिटवीन द फॉरेन करेंसी एंड द डॉलर,
कि फॉरेन करेंसी है पाउंड है और जो है डॉलर के साथ हम उसको देख रहे हैं। सो पहली चीज हम देख रहे हैं, कहता है कि यूएस डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी, सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी फॉर सेल, कि यूएस की डिमांड क्या है फॉरेन करेंसी के लिए, कि वो उसमें जो है परचेजिंग करता है, तो उसमें जो है बॉन्ड्स वगैरह को खरीदता है, ठीक है, और सप्लाई ऑफ करेंसी फॉरेन करेंसी फॉर सेल, कि वो जो है क्या करते हैं कि अपनी करेंसी को किस तरीके से सप्लाई करते हैं सेल के लिए। तो पहली चीज जो है क्या कहता है कि क्या हुआ, कहता है कि इन्फ्लेशन डिफरेंशियल अगर चलेगा, इन्फ्लेशन का जो डिफरेंस चलेगा तो उसके से क्या हो जाएगा कि यूएस की जो है डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि यूएस की जो है डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी भी जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज इनकम डिफरेंशियल जो हमने देखा कि उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपकी जो है डिमांड बढ़ जाना शुरू हो जाएगी, फॉरेन गुड्स की आप खरीदना शुरू कर दोगे, और उसकी वजह से जो है यूएस की डिमांड की आपके पास जो है करेंसी की फॉरेन करेंसी जो है वो आपके पास आना ज्यादा शुरू हो जाएगी। थर्ड चीज गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा ली है, तो अब क्या हो जाएगा कि आपके पास जो है फॉरेन की जो है जो गुड्स है वो आप कम खरीद सकते हो, तो आपकी जो है वहां पे यूएस की जो है वो कम हो सकती है डिमांड। तो इसी तरीके से ये जो है क्या कर सकता है कि सप्लाई जो आपके पास क्या हो रही है कि फॉरेन डिमांड फॉर यूएस गुड्स जो है वो भी जो है चेंज हो सकती है, और इसी तरीके से सप्लाई जो है आपके पास फॉरेन करेंसी की चेंज हो सकती है। अगर हम जो है फाइनेंशियल फैक्टर्स को देखेंगे तो वो क्या करती है कि इंटरेस्ट रेट का अगर आपके पास जो है फर्क पड़ता है तो वो भी क्या करता है कि यूएस डिमांड जो है फॉरेन सिक्योरिटीज को भी चेंज कर सकता है, और इसकी वजह से क्या हो जाएंगी फॉरेन करेंसी की जो है डिमांड भी चेंज हो सकती है। और अगर आपके पास जो है कैपिटल फ्लो पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि फॉरेन डिमांड फॉर यूएस सिक्योरिटीज पे भी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि क्या उसकी जो है क्या हो सकता है कि सप्लाई इन द फॉरेन करेंसी फॉर सेल वो भी इफेक्ट हो सकती है। तो ये जो है दोनों की दोनों चीजें जो है अगर हम देखें तो ट्रेड रिलेटेड फैक्टर्स हों या फाइनेंशियल रिलेटेड फैक्टर्स, वो क्या कर सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई को मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम आपका इफेक्ट हो सकता है। सो कहते हैं कि द सेंसिटिविटी ऑफ एक्सचेंज रेट टू दीज फैक्टर्स इज डिपेंडेंट ऑन द वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बिटवीन टू कंट्रीज। तो अब जितने आपके पास ट्रांजैक्शंस होंगी उसी की बेसिस पे आपके पास जो है इनफ्लो और आउटफ्लो डिसाइड होगा कि वो ज्यादा आ रही है या कम आ रही है। सो कहता है कि if two countries engage in very large volume of international trade but very small volume of international capital flow, the rate inflation rates will likely to be more influential। कि अगर आपके पास जो है इंटरनेशनल ट्रेड ज्यादा हो रहा है और आपके पास जो है जो कैपिटल फ्लो हो रही है वहां पे जो है आप जो फाइनेंशियल फ्लो कर रहे हैं वहां पे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट जो है इन्फ्लेशन रेट पे ज्यादा फर्क पड़ सकता है, ठीक है, उसका इफेक्ट आप पे ज्यादा पड़ सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर जो है बढ़ गई है तो आपको चीजें जो है महंगी पड़ सकती है। So कहता है कि if two countries engage in a large volume of capital flows, however interest rate fluctuation may be more influential। और अगर कोई कंट्री जो है वो कैपिटल फ्लो पे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, वहां पे जो है इन्वेस्टमेंट्स वगैरह बहुत ज्यादा कर रहा है, तो उस पर इफेक्ट किस चीज का पड़ेगा, जब आपके पास जो है क्या हो जाएंगी इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट होगा, जब इंटरेस्ट रेट जो है दोनों कंट्रीज का चेंज होगा तो उस पर उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। इसी चीज को जो है हम एग्जांपल के जरिए से देखते हैं। कहता है कि यूएस assume that Morgan Corporation, US-based multinational corporation, commonly purchases supplies from Venezuela and Japan, and therefore decide to forecast the direction of the Venezuela bolivar and the Japanese yen. Morgan's financial investors have developed the following one-year projections for the economic conditions। कि आपकी जो है मॉर्गन कॉर्पोरेशन है यूएस बेस्ड है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, वो क्या करती है सप्लाईज कहाँ से लेती है वेनेजुएला से और जापान से, ठीक है, वो क्या करती है कहता है कि वो कहती है कि देयरफॉर डिजायर टू फोरकास्ट द डायरेक्शन ऑफ वेनेजुएला बोलीवर एंड जापानीज येन। अब वो देखती है कि जापान की जो है वो सिचुएशन क्या चल रही है, बोलीवर की सिचुएशन क्या चल रही है और येन की सिचुएशन क्या चल रही है। सो उसकी चीजों को जो है उन्होंने इस तरीके से एनालाइज किया है। कहता है कि यूनाइटेड स्टेट की जो है चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट वो जो है -1% में है, वेनेजुएला का -2% है और -4% चल रहा है। इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है, ठीक हो गया, और जो वेनेजुएला में है वो इन्फ्लेशन कम हो रहा है, और जापान में भी जो है वो डिक्रीज आ रहा है। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं और जो इन्फ्लेशन है वो यूनाइटेड स्टेट में बढ़ रही है, जबकि बाकी कंट्रीज में जो है वो कम हो रही है। सो कहता है कि assume that the United States and Venezuela conduct a large volume of international trade but engage in minimal capital in flow transactions। कि assume करें कि आपकी जो है क्या हो रही है कि यूनाइटेड स्टेट और वेनेजुएला के दरमियान जो है वो जो है इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बड़ी कम हो रही है। दूसरी चीज कहता है कि assume that the United States and Japan conduct very little international trade but frequently engage in capital flow transactions। कि जापान क्या कर रहा है कि यूनाइटेड स्टेट के साथ जो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो आप कम कर रहे हैं लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसकी बहुत ज्यादा हो रही है। कहता है कि व्हाट शुड मॉर्गन एक्सपेक्ट रिगार्डिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द वेनेजुएलियन बोलीवर एंड द जापानीज येन। तो अब इसकी बेसिस पे जो सिचुएशन है, अब आप क्या कहते हो कि जो मॉर्गन का जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है वो क्या एक्सपेक्ट करेगी फ्यूचर वैल्यूज, क्योंकि कि जापानीज येन की और बोलीवर की क्या होगी। सो कहता है
कि the Bolliver should influenced more by trade related factors because of Venezuela's assumed heavy trade with the United States. The expected inflationary change placed upward pressure on the value of the Bolivar. से कहता है कि जैसे हमने कहा कि बॉलीवुड क्या कर रहा है कि ट्रेड उसके साथ उसकी बहुत ज्यादा हो रही है, तो अब उसमें जो है क्या हो रहा है कि अगर उसकी जो इन्फ्लेशन वगैरह का जो इफेक्ट पड़ रहा है तो वो क्या कर देगा कि उसके जो है अपवर्ड प्रेशर पुट करेगा, ठीक है। लेकिन कहता है कि अगर इंटरेस्ट रेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव लिटिल डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द बॉलीवर बिकॉज ऑफ एज्यूम इनफ्रीक्वेंट कैपिटल फ्लो ट्रांजैक्शन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड वेनेजुएला, और इंटरेस्ट रेट आपके पास क्या है कि उसका इंपैक्ट कम पड़ेगा क्योंकि वहां पे हमने क्या कहा कि उनके दरमियान कैश फ्लोज बड़ी कम हो रही है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कम हो रही है तो इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके जो है अगर इंटरेस्ट रेट में जो है अप एंड डाउन आ रहा है तो उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा उस पर पड़ेगा। और जब हम जापानीज की बात करते हैं कहता है कि द जापानीज येन शुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय interest rate because Japan's assumed heavy capital flow transaction with the United States, क्योंकि जापान क्या कर रहा है कि यूनाइटेड स्टेट के साथ बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहा है फाइनेंशियल, तो उस पर जो है इंटरेस्ट रेट का जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सो कहता है कि द एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट चेंजेस placed downward pressure on the yen. Inflationary changes are expected to have little direct impact on the yen because they assume different frequent trade between two countries. तो आपके जो इंटरेस्ट रेट के चेंजेस जो है वो क्या करेंगे, डाउनवर्ड प्रेशर पुट करेंगे येन पे। और जैसे हमने कहा कि ट्रेड बड़ी कम हो रही है तो ट्रेड की वजह से उसका इंपैक्ट जो है उस पर बहुत कम ही जो है एज्यूम किया जा सकता है दो कंट्रीज के दरमियान, क्योंकि जब ट्रेड कम हो रही है तो इन्फ्लेशन के जो है इम्पैक्ट बड़ा कम ही उस पर पड़ेगा। लेकिन जहां पे इंटरेस्ट रेट का जिक्र है तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी उसको। So कहता है कि capital flow have become large over time and can easily overwhelm trade flows. For this reason, the relationship between the factors such as inflation and income that affect trade and exchange rate is not always as strong as one might expect. So capital flow जो है आपके पास अगर ज्यादा हो रही है time to time, so वो क्या करेगी, वो ट्रेड को ओवरवेम करेगी। और कहता है कि ये जो फैक्टर्स हैं आपके पास, जो इन्फ्लेशन हो गया और इनकम हो गया, वो जो है आपकी ट्रेड को जो है इफेक्ट करती हैं, उनकी वजह से जो है ट्रेड जो है हमेशा इतना ज्यादा जो है चेंज नहीं आएगा। कहते हैं कि एक्सचेंज इज नॉट ऑलवेज एज स्ट्रांग एज वन माइट एक्सपेक्ट, कि एक्सचेंज रेट आपके पास जो इनकी वजह से इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी वजह से फर्क पड़ेगा, स्ट्रांग हो जाएगा, बल्कि उसको जो है बाकी फैक्टर्स भी जो है इम्पैक्ट करते हैं। और कहता है कि an understanding of exchange rate equilibrium does not guarantee accurate forecast of future exchange rates because that will depend in part on how the factors that affect exchange rate will change in the future. और कहता है कि जो हमने एक्सचेंज रेट के जरिए से जो हमने कहा कि इक्विलिब्रियम आपके पास जो है वो डिसाइड कर रहा था, पेंड आउट लेकर आता प्राइसेस के लिए, तो वो 100% जो आपको जो है वो गारंटी नहीं कर सकता कि ये सारी की सारी जो एक्सचेंज रेट ऐसे ही मूव करेंगी। इसको जो है क्या करते हैं, बाकी फैक्टर्स भी जो है इम्पैक्ट करते हैं, और ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है फ्यूचर में चेंज होने वाले होते हैं, और यही चेंज जो है क्या करता है, एक्सचेंज रेट को फ्यूचर में चेंज करेगा। So even if analysts fully realize how factors influence exchange rates, they may not be able to predict how these factors will change. So कहता है कि वो अगर एक्सचेंज रेट का जो है इन्फ्लुएंस तो आपको बता सकता है कि इसकी वजह से उसके जो है इतना फर्क पड़ जाएगा, लेकिन वो आपको ये नहीं बता सकते कि ये जो फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं वो कितने चेंज होंगे और उनकी वजह से जो है कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है इन चीजों पे। अगर यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।